मिलता नहीं है, तो मैंने शायद 2 प्रश्न पत्र उसके देखे होंगे बहुत आसानी से, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया था। और अब ठीक है, तो प्रश्न पत्रों की बात करें कि कहाँ से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए किताबों की, तो बीएचयू का यदि हम देखते हैं तो किताब आ जाती है बिल्कुल एमए हिंदी साहित्य करके, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं। लेकिन ये क्योंकि बहुत आसानी से पीडीएफ अवेलेबल है नेट में ऑनलाइन, इसलिए मैंने वो नहीं लिया था। डीयू का फिर ऐसा ही मिल जाता है एक, और उसके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र ऐसा करके आ जाता है, वो कर सकते हैं आप प्रिफर, पर वो भी मैंने नहीं किया था। कारण ये था कि जितना नेट में ऑनलाइन मिल जाता है वो एक तरह से पर्याप्त है, मतलब आप उनमें ही एकदम पकड़ बनाए किसी परीक्षा को आप निकाल सकते हैं यदि आपने उसका पैटर्न पकड़ लिया है। तो पैटर्न पकड़ने के लिए आप 4-5 सालों के प्रश्न पत्र देखें। कुछ विद्यार्थी आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक्स्ट्रा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह का सॉल्व करते हैं, लेकिन आप देखें कि वो उतने प्रासंगिक नहीं रह जाते तो हिसाब से। तो जब आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के करते हैं या फिर और 1-2 यूनिवर्सिटीज से एक्स्ट्रा जाके करते हैं, तो वहां पे आप देखते हैं कि थोड़ा सा वो पथ भ्रामक ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे पोएट्स को पूछ दिया जाता है जो शायद शुक्ल में भी आपको उनके नाम नहीं मिलेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से ये करें। प्रैक्टिस कैसे की जाए, महेंद्र सिंह का एक मैम वो आप अच्छा बता सवाल रहे है। थे कि पिछले साल जो प्रश्न पत्र हल्का आ गया था और इस बार थोड़ा सा कठिन आएगा, इसके बारे में। जी जी, इस बात पे मैं बता देती हूँ। देखिए, अब सीयूईटी बिल्कुल नया नहीं है, 2021 में पहली बार लिया गया था, लेकिन 2022 में जब जेएनयू पहली बार जुड़ा, बीएचयू जुड़ा, तो हमने अंदाजा लगाया कि इस बार थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब देखेंगे कि एकदम से बहुत लेवल नहीं बढ़ गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जेएनयू में जो अभिकथन और तर्क डाले जाते थे, सीयूईटी में पहले ऐसा नहीं डाला जा रहा था, तो वो उन्होंने अचानक से 4-5 प्रश्न डाल दिए। बीएचयू में आप देखेंगे कालक्रम के अनुसार अच्छे खासे प्रश्न आ जाते हैं, तो कालक्रम के अचानक से उन्होंने प्रश्न थोड़े से बढ़ा दिए। तो आप देखें तो इस एक साथ एकदम लेवल नहीं बढ़ जाता है, नहीं डीयू का नहीं, हाँ बीएचयू का कह रही थी, एक साथ लेवल नहीं बढ़ जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये यूनिवर्सिटीज ऐड हो रही हैं तो उनकी मांग के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ रहा है। अब देखें तो इस बार के चांसेस फिर क्या बनते हैं हमारे। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी को पिछले बार पहली बार डाला गया था पिछले साल, इसलिए वो आसान रखा गया था, लेकिन अभी आसार है कि आपसे शायद सन पूछ लिया जाए, रेडियो का, आकाशवाणी का, या ये कुछ चीजें जो पिछले बार नहीं पूछी गई थी वो डाली जा सकती हैं। व्याकरण इस पर किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐड हो रहा है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देखेंगे जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में बहुत सारे ऐसे कवियों के नाम, लेखकों के नाम दिल्ली विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं जो बीएचयू और सीयूईटी और जेएनयू में उतने नहीं पूछे जाते थे। तो इस बार चांसेस हैं कि वो थोड़े एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे, परंपरागत कवियों और लेखकों के अलावा भी। जैसे कि नेवी चंद्र जैन को नहीं पूछा जाता था बीएचयू में या सीयूईटी में, लेकिन वो दिल्ली विश्वविद्यालय में 2019 से पूछा जा रहा है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो 4-5 प्रश्न करके एक लेवल बढ़ाया जा रहा है सीयूईटी का। तो इस बार आप उम्मीद रख सकते हैं कि व्याकरण के जो कुछ भाग हैं, बीएचयू में पहले बहुत कठिन पूछा जाता था, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो मैं आपको एक छोटी सी एक दृष्टि देना चाहूंगी इस पे। पहला तो ये, जब आप व्याकरण की तैयारी करें सीयूईटी में, तो आप बीएचयू के क्वेश्चन पेपर को ज्यादा रिफर करें। क्यों? क्योंकि डीयू, सीयूईटी, जेएनयू, ईई से ज्यादा टफ वहां पे पूछा जाता था। तो यदि आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपकी भागीदारी ज्यादा पुष्ट हो जाएगी। दूसरा ये, जब भी आप आधुनिक लेखकों की तैयारी करें, आधुनिक कवियों की और लेखकों की, तब आप दिल्ली विश्वविद्यालय का लेवल देखें और वैसे तैयारी करें। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो कथन है, ठीक है, कथन है, उसके अलावा ये अभिकथन और तर्क वाले सवाल हो गए, पंक्तियों वाले सवाल हो गए, तो वो आप जेएनयू ईई में देखें, वहां पे क्योंकि बहुत टफ लेवल का पूछा जाता था। तो यदि आप इनका एक बेंचमार्क जो सेट है, ये जो प्रतिमान एक स्थापित किया हुआ था इन्होंने अपने अपने अलग अलग प्रश्न पत्र में, आप उसको तैयारी में अपना ध्यान रखें, दृष्टि गड़ाएं, तो एक हिसाब से आप एवरेज से ज्यादा अंक ला सकते हैं। तो ये आप रणनीति रखें, मतलब आप जितने भी विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं, मैं कहूंगी कि इस चीज का आप लाभ जरूर उठाएं, इस टिप का, इसे ध्यान से मतलब मत हटाएं। आपने और टेक्स्ट मैम बॉक्स पे कुछ, ये हाँ मैम पिछले साल मैम मतलब यानी का। मतलब कि डीयू और बीएचयू का जो वो पेपर है मैम, हाँ, तो उसी पे ज्यादा वो फोकस किया जाए मैम। मैंने कहा ना कि जैसे व्याकरण है तो बीएचयू में टफ पूछा जाता था, तो उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो उससे कम का भी आए तो आप सॉल्व कर लेंगे।
डीयू में आधुनिक तो मैम लेखकों और कवियों को मैम पूछा मैम जाता है। मैम एक मिनट। तो मतलब व्याकरण के लिए बीएचयू का और क्या कहते हैं रचनाओं के लिए उसका डीयू का। हाँ, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होगी यदि आप ऐसा करें तो, क्योंकि यदि किसी विद्यार्थी ने सिर्फ बीएससी के सॉल्व किए हैं 5 प्रश्न पत्र के, लेकिन सीयूईटी का मिजाज थोड़ा सा अलग लग रहा है, भले ही ये आसान है, लेकिन यदि अलग तरह के प्रश्न पूछे गए तो इसलिए आप ऐसे फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि सीयूईटी का एकदम से लेवल नहीं बढ़ाया जाएगा इस बार भी। जैसे पिछले साल का आसान आया था, उससे पहले साल का और आसान आया था, तो थोड़ा सा बढ़ाया गया। किस रूप में? अभिकथन तर्क के रूप में, कालक्रम के रूप में। तो अभी अंदाजा है कि प्रयोजन मूलक के रूप में, व्याकरण के रूप में ऐसा थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, इजाफा 4-5 प्रश्न का किया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज से ये एकदम से परिवर्तन नहीं आएगा, पर हाँ ऐसा होगा। दूसरी चीज ये है कि पिछले 1-2 साल से पहले आप देखते थे कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल नहीं थे, प्रश्न पत्र बहुत अवेलेबल नहीं होते थे, इसलिए विद्यार्थियों में एक अच्छा खासा फर्क होता था। जिस विद्यार्थी ने बिल्कुल रसिक की तरह पढ़ा है साहित्य का, उसका बहुत अच्छा अंक आता था हर एक यूनिवर्सिटी के पेपर में, और जिसने कम लागत में मेहनत की उसका कम आता था। ठीक है, कम सोर्सेस से किया, लेकिन अभी के समय पे लगभग सबकी तैयारी एक खास लेवल तक हो जाती है। पिछले 1-2 साल से आप देखें तो हर किसी को पांडे एक तरह से रट जाता है परीक्षा के पहले, हर किसी को शुक्ल के बारे में एक रफ आइडिया तो है ही, हर किसी ने बिल्कुल निचोड़ मेहनत किया। आपको पता है कि बिल्कुल 2 साल से जेएनयू का हिंदी साहित्य में जितना क्रेज बना है यूपीएससी ऑप्शनल के चलते, कि नॉन साइंस के विद्यार्थी ज्यादा अभी कदम रखने लगे हैं, जितना पहले ऐसा मतलब नॉन आर्ट्स के छात्र, साइंस के छात्र उतना पहले नहीं देखा जाता था। इसलिए अभी ऐसा है कि प्रश्न पत्र भले ही आसान हो, सरल हो, मुश्किल हो, लेकिन जो तैयारी है, जो आप लोग का कॉम्पिटिशन है इन जनरल, आपका जो प्रियर है, आपके जो सहपाठी हैं, उनका तैयारी का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ा है। इसलिए मैं कहूंगी कि आप वहां पे प्रश्न पत्र से भी ऊपर तैयारी करने की कोशिश करें हर एक विषय से। तो ये एक मैम चीज होगी। मार्क्स का कितना टारगेट रखना चाहिए इस साल का जनरल कैटेगरी का जेएनयू के जी, लिए? मैं मैम कह दूं, पेपर 1 में एक एक प्रश्न ले लेते हैं, आप ही लोगों का फायदा होगा, क्योंकि आप दूसरों को बोलने देंगे तो दूसरों के उत्तर भी आप सुन पाएंगे और एक तरह से आगे। ठीक है, आप कह रहे थे मार्क्स का कितना टारगेट रखें जनरल कैटेगरी जेएनयू के लिए। ठीक है, ये एक मैं बोलूंगी कि बहुत अच्छा सवाल है, मजबूत सवाल है। इस पर एक चीज ये है कि प्रश्न पत्र का लेवल यदि बहुत ठीक ठाक आता है, बहुत सरल आता है पिछले साल की तरह, तो उससे मान के चले कि 1, 2, 3, 4 प्रश्न आप गलत कर सकते हैं, उससे ज्यादा किए तो खेल के बाहर, यदि उतना ही आसान आया तो। यदि थोड़ा सा मुश्किल आया तो आप टारगेट रख सकते हैं कि ठीक है 8-10 गलतियां आपने की है, 10-12 गलतियां की है, ठीक है हो जाएगा। कठिन आया है तो उसमें तो 15 से 20 गलतियां भी करें तो कट ऑफ निकल जाता है। जैसे कि 2021 में जेएनयू ईई का कठिन आया था, जनरल में आप देखें तो लगभग यदि आपके 84 प्रश्न सही हुए हैं तब आपका सिलेक्शन हो जा रहा था। ठीक है, 84 से 90 के बीच में, 87 आसपास तक हो जा रहा था, 13 प्रश्न लगभग के गलत हो ही रहे थे। लेकिन पिछले साल आप देखेंगे कि 5 प्रश्न से ज्यादा यदि गलत हो रहे हैं, 6 प्रश्न गलत हो रहे हैं, तो वहां पे बिल्कुल मारा मारी शुरू हो जा रही है। तो ये चीज ध्यान रखें। यदि आप क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हॉल में बैठे हुए हैं, उसी समय एक आकलन कर लें। आकलन कैसे करें? आपको मालूम चल जाएगा कि ये इजी है, मीडियम है या टफ है। इजी होगा तो पूरा कोशिश करें कि कैसे ना कैसे करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन से ज्यादा गलत कहीं से भी ना करें। मीडियम आया है तो जो आपको नहीं ही आ रहा है, डबल मतलब 3-4 क्वेश्चन है, आपको 2 में डाउट हो रहा है, सोच समझ के टिक लगाएं। और यदि टफ आया है तो फिर कुछ प्रश्न आप छोड़ भी दें, नेगेटिव में जबरदस्ती जाने की कोशिश ना करें। ये सोचिए कि पिछले साल तो कट ऑफ 370-375 गया था। ठीक है, तो ये एक चीज आपको परीक्षा हॉल में जाने के बाद खुद एक बार आकलन करना है। और उससे पहले आप जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे, तो आपको अंदाजा लगता जाएगा कि किस साल में कितना किया जाना था और कितना जो एक कयास था, हमारा जो प्रयास था वो कम रहे तो भी चल जा रहा था। ठीक है, मेरे ख्याल तो से मैम टारगेट लगभग कितने का रखना चाहिए? 280 के आसपास का? और आपका कितना नंबर जी, था? मेरे रहे थे 267 रहे थे। मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे 2 प्रश्न बिल्कुल बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स हुए थे। तो ये कहूंगी और एक फीमेल्स को मार्क्स मिलता है, तो मैं कहूंगी कि मेल्स को जेएनयू पाने के लिए ज्यादा ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि यदि डेप्रीवेशन नहीं भी होता तो पिछले साल इस कट ऑफ में सिलेक्शन हो जा रहा था, बट क्योंकि डेप्रीवेशन मार्क्स फीमेल्स का ऐड होता है तो फिर रैंक इससे अच्छी हो जाती है।
तो ये एक चीज है। अ, मैम आपके विदाउट डेप्रिविएशन कितने मार्क्स थे मैम? विदाउट डिप्रिवेशन इतने रहे थे और 267 रहे थे, और फिर डेप्रिवेशन और ऐड 266 मैम? नहीं 266 मैम? मैम पेपर 1 का जो है वो बीएचयू और जेएनयू में मतलब ऐड होता है क्या? ऐसा सुने थे कि वो उसके मार्क्स जो है ऐड नहीं होते हैं पेपर 1 के। एक बार और बता दे। अच्छा, पेपर 1 जो पार्ट ए है वो ऐड होता है या नहीं, वो कह रहे हैं आप? जी जी मैम। जी, जेएनयू में ऐड नहीं होता है, उसके लिए बिल्कुल कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मेरे बैच में मैंने एक बार देखा था, मतलब ये मैंने आमतौर पे उनको पूछा था बाकियों को, मुझे लगा था कि मेरा श्योर था कि हाँ मुझे जेएनयू ही करना है, तो पार्ट ए को बस टिक किया था, जितने आते थे, नहीं आते थे तो दोबारा देखा भी नहीं, खिसका दिया, और पार्ट बी पे मढ़े रहे, क्योंकि पता था कि ठीक है जेएनयू में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो तो ये यदि बस किसी के जेएनयू के बैकअप लिए है या में फिर और भी? नहीं सिर्फ नहीं, जेएनयू के लिए? जेएनयू है और कुछ और है, मतलब बीएचयू वो में तो कहाँ से ऐड पता होगा। चलेगा मैम? और भी वो सबके प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, मतलब जितनी यूनिवर्सिटीज ने जारी की है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो किस बेसिस पे लेने वाले हैं, तो आप जितने में इंटरेस्टेड हैं वहाँ का आप देख लें, ठीक है। तो ये एक चीज होगी, मतलब जैसे कि मेरे ख्याल से हर किसी की दृष्टि में 3 से 5 यूनिवर्सिटीज होंगे जो आपकी निगाह में होंगे, और यदि आपकी औसत से थोड़ी ऊपर चल रही है तैयारी तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको वो 4-5 से में से कोई तो मिल ही जाएगा अच्छे से। हाँ कहें। मैम सबसे नीचे कट ऑफ क्या गया था? जी, ओबीसी का सबसे नीचे कट ऑफ क्या गया था? ओबीसी का सबसे नीचे ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। कोई पिछड़े जिले से आता है तो उसको क्वार्टाइल के अंक मिलते हैं, मतलब आपने 10वीं और 12वीं बहुत पिछड़े जिले से किया है तो जेएनयू आपको कुछ एक्स्ट्रा अंक देता है, आपको 3% देता है। यदि किसी पिछड़े जिले से कोई फीमेल आई हुई है तो उनको 7% देता है, और बाकी हर किसी फीमेल को 5% मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसको डेप्रिवेशन मार्क्स कैसे मिले हैं, क्या मिले हैं इस पे, ठीक है। तो ये इस पे रेखांकन करना एक मुश्किल हो जाता है कि जैसे मैं किन्हीं को जानती हूँ जिनके 250 अंक भी आए थे और वो यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, ठीक है। और मैं ऐसे इंसान को भी जानती हूँ जिनके 275 आए थे और उनको हिंदी नहीं मिला, उनको ट्रांसलेशन मिला है। तो वो डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स पर। और मैम मैं आपको यदि बताऊं कि डेप्रिवेशन के साथ सबका अंक नहीं जोड़ा जाता तो मेरा कुछ 14वां रैंक बन रहा था, लेकिन क्योंकि डेप्रिवेशन जोड़ा गया तो वो चौथे पे आ गया था। तो वैसे ही जैसे मेरा सिर्फ रैंक पे असर पड़ा, सिलेक्शन पे असर नहीं पड़ा, पर कुछ विद्यार्थी रहे होंगे जिनके मार्क्स की वजह से रैंक ही नहीं सिलेक्शन पे असर पड़ा होगा, जो थोड़े से बॉर्डर में रहे होंगे। तो ये काफी चीजें हैं, इस पे आपको अभी सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जितना आप सोचेंगे रंग में भंग होगा, आप केवल तैयारी करें। जैसे ही पेपर हो जाता है उसके बाद हम फिर से एक बार विमर्श, आपको मैं बहुत विस्तार से बता दूंगी कि संभावित कट ऑफ क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। इसीलिए अभी आप अपना जो मेंटल स्पेस है वो बिल्कुल भी ना भरें इन एक्स्ट्रा उहापों में। मैम जेएनयू में कितनी सीट है मैम? जेएनयू में कुल 39 सीट्स हैं, और उसमें कुछ रिजर्व रहता है पीएच के लिए, मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या फिजिकली कुछ एक्स्ट्रा अलग डिसेबिलिटी होती है, तो वो कुछ सीट्स होते हैं। जी मैम आई हैव क्वेश्चन, मेरे भी क्वेश्चन है हाँ जी मैम। जैसे कि जेएनयू में पढ़ने के साथ क्या प्राइवेट अगर कोई बच्चा इकोनॉमिकली वीक है तो क्या पढ़ाई मतलब जॉब भी कर सकता है जा करके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए एक सुझाव दे सकती हूँ मैं आपको कि हाँ जैसे यहाँ पे कॉलेज की टाइमिंग होती है 4 घंटे होते हैं, तो इसके अलावा जो बाकी समय है उस पर ऐसा कुछ आप आयशोध के लिए कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं तो वो 4 घंटों के अलावा कर सकते हैं। और यदि यहाँ कोई यदि 2 में से आप एक क्लास लेके आप ये चीजें कर रहे हैं, मतलब कोई एक क्लास आपको या तो आता है सब्जेक्ट या फिर कुछ अलग है दिक्कत, तो इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि मेरे क्लास में निजी तौर पे ऑफलाइन वे में
कर रहे हैं हमारे मित्र बाहर में जॉब, तो ये चीज है। दूसरा ये सुझाव है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आजकल तो मौकों की कमी नहीं है और मौके परस्तों की भी कमी नहीं है। एक चीज मैं आपको सुझाव देना चाहूंगी, आपके जो सवाल मैं देख रही हूँ आज के, आपके लिए सुझाव दूंगी मैं कि यदि आप ऐसे सवाल पूछें जो प्रोस्पेक्टस में दिए हुए हैं, जिसको आप पढ़ के भी जान सकते हैं, तो आप शायद मुझसे उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जो सवाल वहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, जैसे आपके स्किल से हो गए, रिवीजन से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा फायदा होगा, जो गूगल में नहीं मिलेगा आपको, जो आपको किसी के अनुभव से मिलेगा। बाकी आपके मैम ये सारे हिंदी प्रश्नों का एमए स्वागत है हिंदी समय। और एमए हिंदी ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस होता है वो कोर्स में? हाँ ठीक है, ये अच्छा सवाल है। एमए हिंदी और एमए ट्रांसलेशन में ये फर्क है। जैसे आपने शायद मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं हिंदी के अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही थी, कि किस तरह से यदि आप साहित्य कोर्स लेते हैं तो आप कोई खास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साहित्य आप लेते हैं तो साहित्य के प्रोफेसर बन सकते हैं। साहित्य में आप कुछ ऐसे जॉब ज्यादा देख सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर उनको एमए हिंदी चाहिए होता है। और ट्रांसलेशन यदि आप ले रहे हैं तो ट्रांसलेशन में आपके लिए दूसरे दरवाजे ज्यादा खुलते हैं, जैसे कि यहाँ पर राजभाषा प्रचार अधिकारी होता है हर एक बैंक में, तो उसमें ट्रांसलेशन का एक महत्व होता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहाँ पे ट्रांसलेशन के काफी लोग कर्मचारी वहाँ पे हायर किए जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यदि आप हिंदी साहित्य कर रहे हैं और इग्नू से या कहीं और से एमए ट्रांसलेशन की डिग्री भी आप साइड में चला रहे हैं, तो आप तो फिर दोनों में पैर रख सकते हैं। जैसे कि कुछ विद्यार्थी मेरे क्लास में ऐसे हैं जो ट्रांसलेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जेएनयू का लाभ उठा रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने एमए हिंदी इग्नू में अपना जारी रखा है, ताकि वो दोनों चीज के लिए हर चीज में एलिजिबल रह सकें। तो उसमें भी कोई बड़ी बाधा नहीं है। दूरदर्शी मैम मेरा हाँ। एक क्वेश्चन है जी कि यूपीएससी ऑप्शनल के लिए हिंदी लिटरेचर पढ़ने के बाद क्या कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, सीयूटी के लिए, जेएनयू के लिए CUET स्पेशली? के लिए जी मैं यस मैम। कहूँगी हाँ, थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि क्या आपने वो सारे पढ़ रखे हैं दृष्टि के? जी मैम, जी मैं दृष्टि के सारे नोट्स। यदि जैसे कि मैं पूछा पूछूं तो आपको नोट्स कि मिला है मैम, संविधान के किस नोट्स मिला है। अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार, एक मिनट आप सुन लें उत्तर, आपका प्रश्न भी लेंगे। यदि मैं आपको पूछूं कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी का प्रचार किया करने का प्रावधान किया गया है, यदि मैं आपको पूछूं कि जो सुनीता उपन्यास है या कहानी है, कौन सी विधा है, इसे किसने लिखा है, यदि बहुत आप क्वेश्चन पेपर एक बार मिलाकर देखें, आपने जो अभी तक उसमें पढ़ रखा है, आप अगर देख रही हैं तो कुछ 5-7 प्रश्न छूट रहे हैं जो नहीं बन रहे हैं उससे, तो फिर मैं सुझाव दूंगी कि आप 1-2 नजर फिराकर देख लें, इन किताबों से होकर गुजरें, और जो चीज उसमें नहीं दिया हुआ है केवल उसको ऐड कर लें अपने बुकलेट में। इस तरीके से आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना सकती हैं। पूरा का पूरा दोनों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सारी हाँ चीजें ऐसी है जो यूपीएससी के लेवल की दी गई है ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट में, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका ऐड नहीं किया गया है। पांडे का और शुक्ल का हर चीज ऐड नहीं किया गया उसमें। मैम उसके लिए जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक है उसको पढ़ के कवर किया जा सकता है, जो हिंदी मैं साहित्य आपको सुझाव दूंगी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यूज तब ज्यादा था जब जेएनयू स्वतंत्र तौर से परीक्षा लेता था, क्योंकि तब Yes, कथन ma'am. बहुत ज्यादा पूछे जाते थे चतुर्वेदी जी के। और अब सीयूईटी में देखें तो शुक्ल जी के अलावा कथन नहीं पूछा जा रहा है 2 साल से। तो आप यदि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है उन ऑप्शनल की किताबों को पढ़ के, फिर तो शुक्ल जी को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा बाधा नहीं आएगी। शुक्ल या दृष्टि NET या सरस्वती पांडे, इनमें से कोई सा भी एक उठा के सप्लीमेंट कर लें जो उसमें नहीं दिया हुआ है। एक एक्स्ट्रा सुझाव मैं इसमें आपको दे सकती हूँ कि आदिकाल और भक्तिकाल जो है वो आप पढ़ लें शुक्ल से, और उसमें ऐड कर लें अपने दृष्टि के बुक ऑप्शनल वाले उसमें। जो भी आपने पढ़ा है वहां पे इसका कंटेंट ऐड कर लें जो आपको एक्स्ट्रा। रीतिकाल को आप Yes, पांडे ma'am. से या दृष्टि NET से पढ़ लें। तो 275 एक हिसाब से मान सकते हैं इस बेसिस पे, ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार कहूंगी, आप इन चीजों में मत उलझें, क्योंकि मुझे लगता है यदि 1 साल पहले हम भी इन चीजों में उलझे रहते, कट ऑफ, डेप्रिवेशन, रिजर्वेशन, तो फिर तैयारी बहुत ज्यादा वैसे हो जाती है। Yes,
मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मैम बोल रहे हैं जैसे कि आचार्य शुक्ल की जो है वहाँ से क्या बोलते हैं आधुनिक काल और भक्ति काल दोनों कवर कर सकते हैं, और जो बाकी रही पांडे जी की बुक है उससे पूरा कवर कर दे तो इतना में हो जाएगा ना। और क्योंकि शुक्ल जी की जो है क्या रीति कवर काल करने और की बात आधुनिक कही? कह रहे हैं मैम ना कि जो आचार्य शुक्ल जी की बुक है भक्ति काल और आदि काल और भक्ति काल दोनों कवर कर लेते हैं, और जो पांडे जी का है मतलब वो तो प्रॉपर नोट ही है तो सबको ध्यान दे देते हैं। तो जो शुक्ल जी की है रीति काल और आधुनिक काल उसमें ना दे ध्यान तो कोई मतलब कोई इशू नहीं ना। इस पे एक बाधा आ सकती है ये कि जो छायावाद वगैरह की एक वो जो अवधारणा है, जो पकड़ है कॉन्सेप्ट को लेके, जो अभिकथन और तर्क वाले सवाल आते हैं ना, वहां पे आपको समझ की आवश्यकता होती है, जो आपको रेफरेंस बुक नहीं दे पाते दृष्टि नेट जेआरएफ या फिर पांडे तरह की किताब। तो इसलिए मैं कहूंगी पूरी तरीके से इग्नोर ना करें, भले ही एक दो बार पढ़ के रख दें और रिवीजन आप इनसे ज्यादा करें बाकियों से जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो अभिकथन और तर्क वो रखे ही इसलिए जाते हैं ताकि ऐसे विद्यार्थियों को फंसा दें जिन लोग स्किप करके चल रहे हैं हिंदी की बेसिक किताबों को, वो देने का सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है। मतलब अनिवार्य है पढ़ना। हाँ, यदि एक दो क्वेश्चन भी आप भूल चूक नहीं रखना चाहती हैं तो पढ़ लें। वैसे वो कहते हैं ना कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, तो आखिरी समय तक आप मत सोचिए कि इस रास्ते उस रास्ते उस रास्ते, बस चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी 1.5 महीना आपके पास बचा है, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये समय बहुत पर्याप्त है शुक्ल जी को रिवाइज करने का, पांडे को भी साथ में पढ़ने का। जब लगभग जैसे कि 60-65 हजार विद्यार्थी हिंदी का फॉर्म भरते हैं, तो उसमें से अक्सर लोगों में फर्क यही आ जाता है, छठ यहीं पे जाते हैं कि आधे लोगों ने केवल किताबों को छोड़ा है और केवल कुछ ने किताबों को निचोड़ा है, तो वहां पे बहुत पानी और तेल की जरा अलग हो जाते हैं एग्जाम में विद्यार्थी। तो आप ये गलती ना करें, ये मानसिक आलस ना करें, तो बहुत बेहतर होगा। मैं हाँ बोल रहा था कि इसका बेसिक बुक कौन सा है? जैसे हम लोग तो कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से इसका बेसिक बुक्स क्या है जो हमें पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए? ठीक है। मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे वैसे बतौर एक हिंदी साहित्यिक मतलब एमए में अब जब ये क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं तो उनको तो इस बात से मतलब नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड से नॉन साइंस बैकग्राउंड से, उनको तो यही लगता है कि हाँ इस विद्यार्थी ने साहित्य को बिल्कुल जिया होगा, थोड़ा सा जो बैचलर्स में जो भी चीजें दी हुई है उसको कम से कम इतना मालूम होगा कि हिंदी साहित्य में चलता क्या रहा है, एटलीस्ट जो सबसे मुखर कवि हैं, प्रखर कवि हैं अपने अपने युग के। तो यदि कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं चल रहा है, मतलब मूल रूप से वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने नगेंद्र थोड़ा सा जान रखा हो, शुक्ल पढ़ रखा हो, उसके साथ साथ विश्वनाथ त्रिपाठी तो वो पूछते भी नहीं है क्योंकि 11th-12th की बुक थी, तो वो नहीं सोचते हैं कि आप अभी उसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उनको लगता है ये रेफरेंस बुक आप करके आए हैं, मतलब ये बेसिक जो बुक्स हैं वो आपने एटलीस्ट किया हुआ है, ये दो तीन किताबें हैं। उसके अलावा हम तो दृष्टि या फिर पांडे इसलिए पढ़ते हैं ना ताकि हमारा रिवीजन बेहतर हो सके, कॉन्सेप्ट आपका वहीं से बिल्ड होगा। शुक्ल यदि आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको हाँ मैम मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई नॉन बैकग्राउंड से मतलब जो हिंदी साहित्य से पहले नहीं पढ़ा है और वो हिंदी साहित्य से एग्जाम देना चाह रहा है जेएनयू में, तो उसके लिए कौन सा बुक अभी बेटर रहेगा? मतलब अभी 1-1.5 महीने अच्छा है उसके पास, हाँ तो अभी उस तो हिसाब से आप मतलब क्या बेटर रहेगा? मैं कहूंगी कि बुक से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल की तरह मान लें। क्वेश्चन पेपर यदि आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है फिर तो क्वेश्चन पेपर को आप किताब से भी ज्यादा पढ़ें, क्योंकि आपको बिल्कुल अभी टेक्निकली चलना है, बिल्कुल मशीनीकरण करना है अपने दिमाग का, कि किताब को आप जैसे ही छुएं तो आप बिल्कुल छांटते जाए एग्जामिनर की दृष्टि से, ये पूछा जा सकता है, ये नहीं, ये हाँ ये नहीं, ऐसा करके, ठीक है। अभी खोने का समय नहीं है, अभी छांटने का समय है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नॉन हिंदी बैकग्राउंड वालों के लिए क्वेश्चन पेपर्स बार बार और उसके बाद शुक्ल जी की किताब को 1-2 बार पढ़ें, अंडरलाइन करें जो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट लगी थी, और जो अंडरलाइंस और हाइलाइट्स है ना केवल उनको बार बार पढ़ें, पूरा बुक बार बार उठाने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा चीज ये कि क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से ही पांडे को या दृष्टि को आप करें, इतना चीज यदि आप ये 3 चीजें आप बहुत स्मार्टली कर रहे हैं ना मेहनत डाल के, फिर मैं कहूंगी कि आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब ये केक वॉक की तरह है, बहुत ज्यादा आसान है।
हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम मैम। ये शुक्ल जी को अभी पढ़ना मतलब बहुत जरूरी है क्या? अभी शुक्ल जी को पढ़े नहीं है, सिर्फ नेट एक बार जेआरएफ पढ़ दृष्टि का लीजिए। और कुछ मैंने एक वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि शुक्ल जी को 1 महीने में कैसे पढ़ें बाकी किताबों को पढ़ते हुए। ठीक है, एक बार आप वैसे पढ़ लें और टिक करते हुए पढ़ लें। यदि क्वेश्चन पेपर पे आपने पकड़ जमाई है, देखिए अब आपके पास 1 महीने का समय है। ये 15 दिन बाद में अगर वेबिनार लूंगी तो तब मैं नहीं बोलूंगी कि शुक्ल जी को नया शुरू करो। अभी मैं बोलूंगी कि ठीक है, कुछ समय डाल दीजिए आप, आदिकाल और भक्तिकाल डाल दीजिए शुक्ल जी को, कीर्तिकाल स्किप कर दीजिए शुक्ल जी को। ठीक है, आधुनिक काल में केवल छायावाद को पढ़ें। ये 3 चीजें आप करें शुक्ल जी से। हाँ, कहें कहें, शुरू करें। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है हाँ, कि क्वेश्चन के लिए बच्चन सिंह को कैसे चाहिए? आपकी आवाज ठीक से थोड़ी नहीं आ पा रही है। मैं कहूंगी कि आप चैट बॉक्स पे लिख दें या फिर एक बार और। हाँ, रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन में। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन के लिए बच्चन सिंह को कैसे रहेगी? आपका सवाल मुझ तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो बीच रास्ते कहीं आवाजों से बिखरावट में है आपका। मैम मेरा एक बाकी क्वेश्चन है। लोगों को अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए बाकी जी लोगों मैम, को। मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। एक क्वेश्चन है। शैलेंद्र सर, आप प्लीज बाकी सबको म्यूट कर दें जो सवाल पूछ रहे हैं उनके इतर। नो जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है अभी। जी, और कैसे अच्छे से उसमें मतलब गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे बुक को पढ़े एक बार में, मतलब एक ठीक महीने में। है, ठीक है, बिल्कुल। आपका सवाल मैं, हाँ, इसको मैं बताऊंगी। यदि किसी ने ये समझ लिया ना, आप अभी से मान के चलिए, किसी ने ये समझ लिया कि गोविंद पांडे की बुक का फायदा कैसे उठाना है क्वेश्चन पेपर के जरिए से, ठीक है, तो उसने लगभग कट ऑफ तक वो छूने की लगभग उस ताकत में आ गया है, उस हालत में। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी कैसे होगी इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बुक बहुत पतली दिखती है, लेकिन हमें मालूम है, केवल हम आपको और हमें मालूम है कि ये जितनी दिखती है उतनी है नहीं। मतलब अंदर से तो भाई हजारों तथ्य हमें निगलने पड़ते हैं। तो एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले क्या करें, यदि आप इसे बहुत इफेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो हर एक काल के जैसे भारतेंदु युग के केवल भारतेंदु मंडल के कवि हो गए, छायावाद के मुख्य कवि हो गए, हर एक जैसे तार सप्तक के ही कवि हो गए, जिनको साहित्य अकादमी मिला है वो कवि हो गए, वो लेखक हो गए, आदिकाल के एकदम मुख्य ही हो गए। इतनों को बस आप इन पे एकदम सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए। इनको ही आप इनके इर्द गिर्द अपना दृष्टि का कोण बार बार फिरा कर देखिए। उसके बाद जो आपके पास समय बचता है दिन का, उसमें आप बाकियों को ऐसे बस आम नजर से फिरा के देख लें। इसमें मैं कहूंगी कि बजाय इसको कि आप पूरा कंफ्यूजन में आप शुरू से लेकर लास्ट तक 4 बार पढ़ें, उसके बजाय आप 2 बार यदि ऐसे पढ़ें कि सबसे मेन को आप पढ़ रहे हो और बाकी को उड़ती निगाह से देख रहे हो, ठीक है, मंत्र की तरह बस उड़ती निगाह से पढ़ रहे हो, तो बहुत ज्यादा फलदायी होगा। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको इतना मालूम हो गया होगा कि जैसे कि यदि मैं नाटक, कहानी और उपन्यास, इन सब में सबसे पीछे पीछे के पेजेस में कि हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख नाटक ऐसे किसी समय पे भी हो सकता है। मैम मैम मेरा ट्रांसलेशन एक प्रश्न है। हेलो हेलो जी मैम, ट्रांसलेशन के लिए अलग पेपर होगा क्या? हिंदी नहीं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए यही पेपर होता है। और हेलो हेलो। तो मैम जैसे मैंने साहित्य के लिए वो मैम पेपर फॉर्म में फिल किया था, तो मुझे अलग से फॉर्म फिल करना रहेगा मैम उसमें ट्रांसलेशन डाल के ना? हाँ, यदि आप फॉर्म फिल करते वक्त आपने ट्रांसलेशन नहीं डाला है, फिर तो कहूंगी कि करेक्शन विंडो यदि आए तो आप उसमें सुधार दें या फिर एक करें। अभी हमारा वेबिनार अंत की ओर पे है, तो हाँ, मैं ये बता दूं, फॉर्म यदि आपने नहीं भरा है, भरा है, करेक्शन विंडो या जो डेट बढ़ाई गई है उसमें आप ट्रांसलेशन भी टिक कर दें, ताकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको साहित्य नॉन साहित्य से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ जेएनयू में आके अपना सेल्फ स्टडी करना होता है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए ट्रांसलेशन भी ठीक है, क्योंकि वो इग्नू के साथ उसकी डिग्री भी ले ही लेते हैं। ठीक है,
मैम मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था मैम कि अगर फॉर्म भरते और टाइम ए सेक्शन की जी, भाषा एक अगर मिनट, आपने आज मुझे समझ आ रहा है कि यदि भगवान सुन पाते सबकी बातों को तो उनको कैसा एकदम कानों में चुभन सी होगी बहुत सारी आवाज। जस्ट का क्वेश्चन मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि क्या पूछना चाह रहे मैम थे?